हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 41st सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस के हम 2 सेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तीसरा सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसके अंदर हमने पिछले सेशन में एंड किया था हु, हुम और हुज से रिलेटेड। ये 3 शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हु जो है वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, आई यू वी ही शी दे जैसे, और जो हुम है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, मी अस देम हिज हिम हर जैसे, और हुज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे काम करता है, माय हिज हर आवर जैसे। तो ये तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आई होप आपने वो क्लास देखी है इससे पिछले वाली। अगर नहीं देखी है तो मैं रियली सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो क्लास देखें, तभी ये क्लास देखने का आपको कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं, चारों में से आपको, चारों के अंदर आपको हु, हुम या हुज में से कुछ एक भरना है। जरा दिमाग लगाएं, पिछली क्लास में मैंने जो आपको सिखाया था उसके हिसाब से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जो क्लास में मैंने जितना करवाया था उसमें हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आई हो। सिर्फ आंसर लिख लें, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। हु आएगा, हुम आएगा कि हुज आएगा? आप में से कुछ लोगों ने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें, पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद आगे देखें, तभी कोई फायदा है। देखो, माय पेरेंट्स विल एक्सेप्ट, हमने देखा था कि डैश से पहले जो लिखा होता है वो तो मान्य ही है, वो तो कंप्लीट ही है। माय पेरेंट्स विल एक्सेप्ट, मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो एक अलग ही चीज होगी जो डैश से पहले लिखा हुआ है। जो डैश के बाद में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें पता लगाना है कि उसमें कमी कहां पर है। तो डैश एवर, अब यहां पर या तो हु एवर आएगा या हुम एवर आएगा या हुज एवर आएगा। हुज एवर जैसा कुछ होता नहीं है, तो या तो हु एवर आएगा या हुम एवर आएगा। तो एवर की भी कोई वैल्यू नहीं है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। आई चूज एज माई हस्बैंड, आई चूज एज माई हस्बैंड। अगर आप देखो कि पीछे वाले सेंटेंस में क्या आपको सब्जेक्ट पता है क्या? बिल्कुल पता है। आई यहां पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। चूज क्या है? वर्ब है। एज माई हस्बैंड, किसको चूज करोगे? यहां पर कुछ शब्द की कमी नजर आ रही है। आई चूज हिम एज माई हस्बैंड, आई चूज हर तो हस्बैंड हो नहीं सकती, देम भी गड़बड़ हो जाएगा, पर आई चूज हिम एज माई हस्बैंड कोई लड़की बोल सकती है। तो ये जो वर्ड है यहां पर कमी किसकी है? ऑब्जेक्ट की कमी है। ऑब्जेक्टिव की कमी होती है अगर, तो ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हुम है। ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हुम है। तो वहां पर हु एवर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हुम एवर आ जाएगा। क्यों आया हुम एवर? क्योंकि कमी किसकी थी? हिम की कमी थी, और हिम की कमी थी तो हिम जो है वो क्या है? एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन भी वही आता है जो ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है, जो कि हमारा हुम ऑब्जेक्टिव है, हु सब्जेक्टिव है, और हुज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे काम करता है। यस। दूसरा देखो, फॉर डैश, हालांकि ये बस इतना ही लिखा हुआ है, इतने में भी मैं बता सकता हूं आपको कि यहां पर हुम आएगा। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि फॉर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। याद करो, रूल नंबर 1 में हमने बात की थी कि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में चूज करना हो, क्या? जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में चूज करना हो कि क्या आएगा, तो जब भी वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद अगर गैप है, किसके बाद? वर्ब या फिर प्रेपोजिशन के बाद, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ये हमने पढ़ा था। तो सिर्फ इतना देखकर ही मैं कह सकता हूं कि यहां पर तो हुम आएगा, पर फिर भी आपको जो तरीका सिखाया उसी तरीके से करें। तो आर यू बाइंग दिस प्रेजेंट, कौन बाय कर रहा है? यू। कौन बाय कर रहा है? यू। क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। आपको मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, आने वाले एडवर्ब के चैप्टर में और डिटेल में आपको यह समझाऊंगा कि प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के
आगे आता है। हालांकि स्टार्टिंग में जब हमने टू डू वर्ब पढ़ी थी 7वें 8वें सेशन में, तब भी मैंने आपको यह समझाया था कि प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आता है। तो ये आर तो हेल्पिंग वर्ब है, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कौन खरीद रहा है प्रेजेंट को, यू खरीद रहा है। किसके लिए खरीद रहा है, पता नहीं। कौन खरीद रहा है, यू खरीद रहा है। तो सब्जेक्ट का तो पता है, किसका नहीं पता, ऑब्जेक्ट का नहीं पता। अगर ऑब्जेक्ट की कमी है, ऑब्जेक्ट की कमी खल रही है, तो पूरी उसको कौन करेगा, हुम पूरी करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हु सब्जेक्टिव होता है और हुम ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरे में आओ, द इलेक्ट्रीशियन डैश आई आस्क्ड फॉर असिस्टेंस वॉज हेल्पफुल। अब देखो यहां पर क्या है, आई आस्क्ड फॉर असिस्टेंस वॉज, यहां पर आपको कॉमे लगाने आने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमे लगाने सिखाने के लिए ही मैंने आज ये 2 4 5 सवाल एक्स्ट्रा दिए हैं आपको। जरा आप गौर फरमाना कॉमे कहां लगेंगे, आपने खुद से भी लगाए ही होंगे, पर अगर आप देखो आई आस्क्ड फॉर असिस्टेंस वॉज, आई आस्क्ड फॉर असिस्टेंस वॉज, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि असिस्टेंस और वॉज के बीच में एक कॉमा आएगा, क्योंकि ये लॉजिक बन नहीं रहा वहां पे। तो आई आस्क्ड फॉर असिस्टेंस है, तो असिस्टेंस पहले वाले के साथ लगा हुआ है, उस आस्क्ड वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना कि इस वॉज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यस, तो यहां पर आपको थोड़ी सी गड़बड़ समझ में आएगी, तो असिस्टेंस के और वॉज के बीच में कॉमा आ जाएगा। अब दूसरा कॉमा आपको देखना है कि यहां लगाना है या यहां लगाना है। एक बारी जब भी शुरू करते हैं तो हमेशा मान के चलते हैं कि डैश कॉमा के अंदर ही आ रहा है। तो अगर यहां से सीधा सीधा यहां पे कॉमा मान ले तो द इलेक्ट्रीशियन वॉज हेल्पफुल, ऐसे आ जाएगा कि नहीं भाई। कॉमा के बीच वाली चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, उड़ा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कॉमा यहां लगा होगा तो ये सारा कुछ उड़ जाएगा। द इलेक्ट्रीशियन वॉज हेल्पफुल सही जम रहा है, बिल्कुल सही जम रहा है। अगर बिल्कुल सही जम रहा है तो कॉमा कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। कॉमा कहां आएगा, डैश के आगे ही आएगा, क्योंकि बीच वाला आप देखो जरा, अगर ये सब नहीं लिखा होता, ये इतना इतना नहीं लिखा होता, तो भी सेंटेंस सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। द इलेक्ट्रीशियन वॉज हेल्पफुल, 2 कॉमा के बीच में जो भी कुछ लिखा होता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है डैश में भरना क्या है। जब भी ऐसा होता है कि बीच वाले में गड़बड़ है तो सिर्फ बीच वाले को देखेंगे, जब बीच वाले के छोड़ के बाहर गड़बड़ है तो सिर्फ बाहर वाले को देखेंगे, जहां पर गड़बड़ है उसको ही देखते हैं, बाकियों को नहीं देखते। तो इलेक्ट्रीशियन वॉज हेल्पफुल तो भूल जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप तो ऐसे समझो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। तो आई आस्क्ड फॉर असिस्टेंस, अब जरा गौर फरमाओ, किसने पूछा, आई ने, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसको पूछा, असिस्टेंस होता है हेल्प, असिस्टेंस वर्ड का क्या मतलब होता है, हेल्प, सहायता, सहयोग। आई ने पूछा, किसको पूछा, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड देम। तो यहां पर किसी एक वर्ड की कमी नजर आ रही है क्या आपको, क्या एक ऑब्जेक्ट की कमी नजर आ रही है कि हिम को पूछा, हर को पूछा, राम को पूछा, शाम को पूछा, किसको पूछा, किसने पूछा तो पता है, पर किसको पूछा नहीं पता, तो क्या आ जाएगा, यहां पर भी whom ही आएगा। whom I asked for assistance was helpful। तो ये whom एक्चुअली कर क्या रहा है, ये जो बीच वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसका संबंध बता रहा है इस इलेक्ट्रीशियन के साथ, ताकि वो एक सेंटेंस अपने आप में पूरा हो जाए। क्योंकि ये सारे संबंधवाचक प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेशन बताते हैं, अधूरेपन को पूरा करते हैं। सब्जेक्ट के अधूरेपन को हु पूरा करता है, ऑब्जेक्ट के अधूरेपन को हुम पूरा करता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के अधूरेपन को हुज पूरा करता है। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो मेरी बातें आपको रिपीटेटिव लग सकती है कि सर आगे भी बढ़ो, बहुत कहानियां गा ली है, लेकिन एकदम क्लैरिटी लाना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। ओ देखो, डैश गेव यू परमिशन टू गेट इनटू दिस रूम, गेव यू परमिशन, जरा गौर फरमाना जी, गेव मतलब देना, किसने दी तुम्हें परमिशन, किसको दी, तुम्हें दी। तो किसको दी, तुम्हें दी, तो तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तुमने नहीं दी, तुम्हारी बात नहीं हो रही है, किसी की बात हो रही है कि किसने तुम्हें परमिशन दी। तो परमिशन देने का काम तुम्हारे साथ हुआ है, तो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट हो तो कमी किसकी है, सब्जेक्ट की है। तो क्या लगाएंगे, हु गेव यू परमिशन टू गेट इनटू दिस रूम, किसने परमिशन दी,
सब्जेक्ट की कमी है। अगर मैं यहां पर हु नहीं लिखता, आई लिख दूं, आई गेव यू परमिशन, मैंने परमिशन दी, ही गेव यू परमिशन, शी गेव यू परमिशन, दे गेव यू परमिशन, तो सब्जेक्ट लगाकर अधूरापन पूरा किया जा सकता था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। आई होप आपको पिछली क्लास का पूरा रिवाइज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसी खुशी में ये 4 सवाल और कर लो, खुद से कॉमे लगाओ, खुद से हु हुम हुज भरो। ये एक्चुअल में मैंने पीडीएफ में दिए नहीं है, पर जान करके मैं एक्स्ट्रा सवाल करवा रहा हूं ताकि आप क्लास में जागते हुए कुछ और सॉल्व करें और इससे आपको कोई फायदा हो सके। फटाफट से 4 सवाल और कर दो, बड़े ही आसान से सवाल हैं। कॉमे लगाना मत भूलना, जहां पर भी जरूरत पड़े कॉमा जरूर लगाना। कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये आपको पता लगाना आना चाहिए। पूरा दिमाग लगा दो, जितना कुछ सीखा है वो सब लगा दो। आप में से कुछ ने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें, पहले सॉल्व करें, उसके बाद आगे देखें, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं आप गलत करो। अक्सर टीचर बोलते होंगे आपको कि आप सही करो, नहीं, मैं चाहता हूं आप गलत करो, क्योंकि आप गलत करोगे तो पक्का याद हो जाएगा और पेपर में गलत नहीं करोगे। अभी कर लो जितनी गलतियां करनी है। पी, द मैन डैश इज सिटिंग बाय द डोर टेक्स अ ब्रेक एवरी डेली एट 10 AM। आदमी जो डोर के पास खड़ा है रोज ब्रेक लेता है 10 बजे। कॉमे लगाने का गेम है। पहले कॉमे मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सी है वो पता लगाना है। पहले पीछे वाला कॉमा लगाना चाहिए, वो लगाना आसान होता है। द मैन डैश, ये छोड़ो, इज सिटिंग बाय द डोर टेक्स, बाय द डोर टेक्स, सिटिंग बाय द डोर टेक्स। जरा सिंपल सी बात समझना, ये जो डोर है, ये डोर सिटिंग के साथ आ रहा है ना, ये डोर क्या कर रहा है, सिटिंग के साथ आ रहा है, इसलिए ये टेक्स के साथ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डोर के बाद में यहां पर एक कॉमा आएगा ही आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। सिटिंग बाय द डोर टेक्स अ ब्रेक, तो द डोर टेक्स अ ब्रेक, डोर क्या ब्रेक ले सकता है क्या? डोर तो ब्रेक नहीं ले सकता। अगर डोर ब्रेक नहीं ले सकता तो इसका मतलब कॉमा बीच में लगाना पड़ेगा, डोर को अलग करना पड़ेगा और टेक अ ब्रेक को अलग करना पड़ेगा। कॉमन सेंस लॉजिक है, आपको भी समझ में आता होगा। अब या तो कॉमा यहां आएगा या कॉमा यहां आएगा। हम मान लेते हैं कि डैश जो है वो कॉमा के अंदर है, तो बार बार वाला पढ़ के देख लो। द मैन टेक्स अ ब्रेक डेली एट 10 AM, बिल्कुल ठीक है। जो आदमी है वो 10 बजे ब्रेक लेता है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर कॉमा आएगा। अगर पढ़ने से कॉमन सेंस लॉजिक समझ में आ जाए, सही लगे तो सही है, डैश को अंदर कर दो। अगर पढ़ने से लगे नहीं कुछ अधूरापन सा लग रहा है तो डैश को बाहर कर दो, फिर उस डैश में भर देना, जो भरा जाएगा फिर पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको कॉमे लगाने हैं। अब अगर डैश कॉमे के अंदर है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कितनी हुई, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जी अपनी। तो द मैन टेक्स अ ब्रेक डेली एट 10 AM, ये बात है, और अंदर वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पढ़ना है। अब बार वाला भूल जाओ। डैश इज सिटिंग बाय द डोर, डैश इज सिटिंग, कौन सिटिंग, कौन बैठा है, किसकी बात हो रही है, पता ही नहीं। आई एम सिटिंग, ही सिटिंग, शी इज सिटिंग, ये तो हो सकता था। तो सब्जेक्ट की कमी है कि नहीं है? अगर सब्जेक्ट की कमी है तो क्या लगा दोगे, हु लगा दोगे। तो ये हु ने क्या कर दिया, इस पूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का संबंध बता दिया उस आदमी के साथ। आई होप समझ में आ रहा है। अगला देखो, ही रिमाइंड्स मी ऑफ समवन डैश आई न्यू। अब इसमें तो कॉमे वाले कोई सीन ही नहीं है, तो आई न्यू है, तो आई तो सब्जेक्ट दिया ही हुआ है। न्यू किसको जानते थे भी, आई न्यू हिम, आई न्यू हर, आई न्यू देम, आई न्यू मी, आई न्यू अस। तो क्या हो जाएगा, whom आई न्यू। किसकी कमी है, सब्जेक्ट तो दे रखा है, ऑब्जेक्ट की कमी है। तीसरे में आ जाओ, द स्टूडेंट डैश लेंट यू हिज बुक स्पीक्स इटालियन।
जरा देखो, द बुक हिज बुक स्पीक्स इटालियन, किताब इटालियन बोलती है। वाह वाह, ये कौन सी किताब आ गई जो इटालियन बोलती है? इसका मतलब किताब के बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा, क्योंकि किताब थोड़ी इटालियन बोलेगी। डैश के पहले कॉमा आ सकता है या डैश के बाद कॉमा आ सकता है। पहले मान लेते हैं कि डैश के पहले कॉमा है, तो द स्टूडेंट स्पीक्स इटालियन, बिल्कुल ठीक बन गया जी, बिल्कुल ठीक बन गया। तो डैश यहां लगाओ, काम खत्म। द स्टूडेंट स्पीक्स इटालियन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब द स्टूडेंट स्पीक्स इटालियन करोगे तो अंदर वाली बात को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बना दे हम इसको। अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डैश लेंट यू हिज बुक, लेंट जो है वो लेंड का पास्ट फॉर्म है। लेंड करने का मतलब होता है उधार देना, है ना। बोरो वर्ड जो है उसका सिनोनिम है लेंड करना। सॉरी, बोरो में तो उधार लेना होता है, एंटोनिम है उसका। तो लेंड मतलब देना, बोरो मतलब लेना। कोई भी चीज उधार लेते हो तो बोरो करते हो, उधार देते हो तो लेंड करते हो। तो लेंड डी लगा हुआ है, और अगर इसका पास्ट फॉर्म बनाते हैं, V2 बनाते हैं, तो वो लेंट हो जाता है। तो डैश लेंट यू हिज बुक किसने दी भी? क्या दिया? किसको दिया? यू को दिया। तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया? यू को दिया। तो यू तो ऑब्जेक्ट हो गया, कमी किसकी है? सब्जेक्ट की है। किसने दिया? ही लेंट यू, शी लेंट यू, दे लेंट यू, वी लेंट यू। तो क्या आ जाएगा? हु लेंट यू हिज बुक स्पीक्स इटालियन। तो ये हु किसके लिए आ गया? ये हु स्टूडेंट के लिए आ गया, संबंध बता दिया इसने इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का। एस पे आ जाओ। माई फ्रेंड डैश आई वॉज टॉकिंग टू हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। आई वॉज टॉकिंग टू हैज, टॉकिंग टू हैज क्या होता है? इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ है, यहां पे गड़बड़ है, यहां पे गड़बड़ है, उसके बाद या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है। माई फ्रेंड हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही बन रहा है जी, ये लो यहीं आएगा। माई फ्रेंड हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। देखो पिछले में क्या किया था हमने, ये सारे अंदर ही आ गए ना, कोई बात नहीं। यहां पर जो आया है ये डैश जो है ये अंदर आ गया, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। बाई चांस मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना लिए जिसमें डैश अंदर ही आया है। डैश बार भी आ सकता है। पिछले क्लास में जो लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे उसमें डैश बार वाले भी थे। बाई चांस यहाँ पे डैश अंदर ही आ गया सब में। तो माई फ्रेंड हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, कोई फर्क नहीं पड़ता डैश अंदर आए चाहे बाहर आए, मैं तो लॉजिक सिखा रहा हूं तो आप लॉजिक तो सीख ही लो। तो माई फ्रेंड हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया एकदम सही लॉजिक बन गया। डैश आई वॉज टॉकिंग टू, तो आई वॉज टॉकिंग, कौन बतिया रहा था? तुम बतिया रहे थे। तुम क्या हो? सब्जेक्ट हो। किससे? तो टू के बाद आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू हर, आई वॉज टॉकिंग टू देम। कमी किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट की कमी है तो क्या आ जाएगा? हुम आ जाएगा। देखो तीनों में, एक में हुम आया है, एक में हु आया है, तो कोई किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो ये लॉजिक मतलब कॉन्सेप्चुअल लॉजिक से काम करोगे ना, जो तरीका सिखा रहा हूं मैं वो एकदम ऐसा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से गेम खेल रहे हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कुछ भी जल्दबाजी नहीं है। इंग्लिश का पेपर वैसे ही 10 मिनट में पूरा हो जाता है, क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसमें मैं आपको? तो कॉमन सेंस लॉजिक से काम करो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, गलती कभी नहीं हो सकती। इतने क्वेश्चन के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ी सी दिक्कत है, आपको थोड़ा सा वापस से देखना चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तब भी मैं, लेकिन मेनली मेरे को लगता है आपको रूल अभी तक समझ में आ गया होगा। ये हमने तीन की बात की है, हु, हुम और हुज की। दो और है इंपॉर्टेंट, दैट और विच। अब इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है। हु को मैंने कॉमन रख लिया, हु का भी ऑप्शन है इस बार, दैट का भी है और विच का भी है। आप अपने हिसाब से भरो जरा, सातों में अपने हिसाब से भरो कि क्या आना चाहिए। अक्सर हु और दैट में पेपर में गड़बड़ होती है, इसलिए हु का ऑप्शन दिया आपको। ये तीन ऑप्शन है, हु, दैट और विच, इन दोनों को आपको भरना है। नया रूल कर रहे हैं, रूल नंबर 7 आ गया है। सातों क्वेश्चन करें, पूरा दिमाग लगाएं।
सॉल्व करें, खाली नहीं बैठें। आप में से कुछ ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यस, क्या रूल है? एक लिखा हुआ है हु। देखो हु और हुम में तो आपको पता चल गया, पर अगर सब्जेक्ट ही आ रहा हो तो भी हु की जगह दैट भी आ सकता है, इसीलिए ये कंफ्यूजन आता है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। जरा गौर फरमाना, हु और दैट दोनों ही पर्सन के लिए आ सकते हैं। क्या? हु और दैट दोनों पर्सन के लिए आ सकते हैं। पर्सन मतलब इंसानों के लिए, तो हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। और दैट और विच दोनों ही थिंग के लिए भी आ सकते हैं, सामान के लिए। यहां पर मैं इंसान लिख सकता हूं, इंसान, और यहां पर मैं सामान लिख सकता हूं, है ना। आप फीलिंग समझना, एकदम ऐसे इंसान और सामान पे मत जाना, है ना। दैट लग सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हु जो है, ध्यान से सुनिएगा जी, हु जो है वो केवल और केवल पर्सन के लिए ही आता है। सामान को आप हु नहीं कह सकते, पेन को हु नहीं कह सकते आप। और विच जो है, ये विच केवल और केवल किसके लिए आता है? सामान के लिए आता है। इसके लिए विच ही आ सकता है। अगर विच लगाओगे तो कोई ना कोई नॉन लिविंग सामान ही होएगा, इंसान के लिए विच नहीं लगा सकते। क्या बोला मैंने? हु जो है वो केवल और केवल इंसान के लिए आएगा, विच जो है वो केवल और केवल सामान के लिए आएगा। लेकिन ये बीच में जो दैट लिखा हुआ है, ये इंसान और सामान दोनों के लिए आ सकता है। मेरे लिए भी दैट भी आ सकता है और इस पेन के लिए भी दैट आ सकता है। तो दैट में घपला होता है, दैट में गड़बड़ होती है, इसलिए दैट का ही रूल है ये बेसिकली। तो हु दोनों के लिए दैट दोनों के लिए आ सकता है। हु केवल इंसानों के लिए या पर्सन्स के लिए, और विच केवल सामान के लिए। ठीक है जी। अब ये जो दैट का रूल है, ये क्या रूल है? इंसानों के लिए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इंसानों के लिए या सामान के लिए दैट का रूल सबसे ऊपर है। क्या बोला मैंने? दैट का रूल सबसे ऊपर है। क्या है दैट का रूल? कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ऑल है, दी ओनली है, लिटल और फ्यू की फॉर्म्स है। लिटल और फ्यू की फॉर्म्स बोले तो लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो लिटल और फ्यू की सारी फॉर्म्स हो गई इसके अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखो तो सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को आप थर्ड डिग्री भी बोल सकते हो एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जो ये एस्ट एस्ट वाले होते हैं, या मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, ये तीसरी डिग्री कहलाता है। पहले वाला पॉजिटिव डिग्री, दूसरे वाला कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरे वाला सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे कहलाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है जी। एक आप लिख लो इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउन का क्या मतलब है? नन, नोबडी, एवरीबडी, है ना। और इवन थिंग के लिए एवरीथिंग, समथिंग। समझ गए ना भावनाओं को मेरी? समथिंग, एनीथिंग, मतलब जिसमें फिक्स्ड नहीं है किसकी बात हो रही है। ये मैंने अभी बहुत सारे आएंगे इसमें, है ना। नन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीवन, एनीथिंग, ये सारे जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है। ये मैंने आपको पहली क्लास में स्टार्टिंग में बताए भी थे, पर चलो अब दोबारा बता दिए। ठीक है जी। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, मेरे को जगह चाहिएगी विच के लिए, पर कोई बात नहीं। इसके बाद में, इसके बाद में दैट आता है। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है यहां पे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। ये सारे वर्ड जो दिखे, कौन से वर्ड दिखे? ऑल दिखा, दी ओनली दिखा, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव, बेस्ट, सुप्रीम, सुप्रीमेस्ट तो क्या होएगा?
टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे वाले सुपरलेटिव डिग्री होगी। इनडेफिनेट प्रोनाउन होगी जैसे नन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समथिंग, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, ये सारे हो गए। इन सबके बाद में, बाद वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबके बाद में अगर कुछ लगाना है आपको, क्या लगाना है, कुछ मतलब रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है कोई, तो दैट आएगा। अब मैंने आपको 1 मिनट पहले क्या बोला था, ये मैं लिखने के लिए ना समय दूंगा, एक बार पहले सुन लो बात। ये क्या बोला मैंने आपको कि दैट का रूल जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे ऊपर है। दैट का रूल सबसे ऊपर से मतलब क्या है, चाहे इंसान की बात हो रही हो या सामान की बात हो रही हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे इंसान की बात हो रही हो या सामान की बात हो रही हो, अगर ये सारे वर्ड्स में से कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके बाद दैट ही आएगा, ना तो हु आएगा ना तो विच आएगा। क्या बोला, अगर ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो दैट ही लगाना है, इंसान हो तो भी दैट ही लगाना है, समान हो तो भी दैट ही लगाना है। अगर ये सब नहीं लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर ये सब नहीं लिखा हुआ और कोई इंसान की बात हो रही है तो आप हु लगा दो। क्या, ये सब नहीं लिखा हुआ और इंसान की बात हो रही है तो हु लगा दो, ये सब लिखा हुआ है तो दैट लगा दो। समझ में आ रहा होगा, इंसान की बात कर रहे हैं। देखो एक तो है द पर्सन, एक अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा ना तब और क्लैरिटी से आ जाएगा आपको। तो एक तो पर्सन की बात हो रही है जिसमें ये सारे वर्ड्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, राम हु इज माई फ्रेंड, ऐसे करके लिख देते ना, जैसे मैं अभी पूरा सेंटेंस लिख नहीं सकता, यहां पे जगह नहीं है, राम हु इज माई फ्रेंड हैज कम होम, मान लो ये सेंटेंस है, तो यहां पे राम था तो हमने हु लगा दिया। क्या लगा दिया, हु, क्योंकि राम हु हैज कम होम, मैं लिख के देता हूं, राम हु हैज कम इज माई फ्रेंड। राम हु हैज कम इज माई फ्रेंड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे 2 कॉमे आएंगे, 1 कॉमा यहाँ आएंगे, 1 कॉमा आएंगे, राम इज माई फ्रेंड हु हैज कम। अब राम अकेला लिखा हुआ था, राम इंसान था, तो हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन ऑल द बॉयज डैश आर माई फ्रेंड्स हैव कम। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में खास फर्क नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऑल द बॉयज हैव कम लिखा हुआ है, ऊपर भी इज माई फ्रेंड, वो एक ही बात है, उल्टा कर दिया मैंने थोड़ा सा। ऑल द बॉयज हैव कम लिखा हुआ है, सारे लड़के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डैश है, डैश आर माई फ्रेंड। अब यहां पर डैश आर माई फ्रेंड की जगह मेरे को यहां पर हु लगाना चाहिए क्योंकि लड़कों की बात हो रही है, और मेरे पास माई फ्रेंड तो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की कमी है। लेकिन क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, ये क्योंकि ये ऑल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। हालांकि अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल है, फिर भी एक पॉइंट समझाने के लिए मैंने यहां पर 2 एग्जांपल और लिख दिया आपके लिए कि यहां पर दैट क्यों आया, क्योंकि ऊपर मैंने ऑल लिखा हुआ था। अब ऑल के बाद लिखा हुआ है, जस्ट बाद की भी बात नहीं है कि यहीं लगाओगे तो दैट आएगा। बेसिकली वो जो ऑल का जो नाउन या सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके बाद में अगर आप लगाओगे तो दैट आएगा। तो ऑल के बाद दैट आएगा, द ओनली लिखा हुआ है तो भी दैट आएगा। द ओनली बॉय हु इज माई फ्रेंड, नहीं, दैट इज माई फ्रेंड। क्यों, क्योंकि द ओनली लिखा हुआ है, द ओनली लिखा हुआ है तो भी दैट आएगा। लिटिल और फ्यू, लिटिल बॉयज नहीं, फ्यू बॉयज हु हैव कम, नहीं, दैट हैव कम, फ्यू बॉयज दैट हैव कम। क्यों, क्योंकि लिटिल और फ्यू की फॉर्म्स के बाद में भी दैट लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री, द स्मार्टेस्ट बॉय दैट हैज कम, स्मार्टेस्ट बॉय कर दिया तो स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी तो दैट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक, है ना। और एवरीबडी हु हैज कम, एवरीबडी दैट हैज कम आएगा, हु हैज कम नहीं आएगा, है ना। तो ये सारा लॉजिक क्या है कि ये सारे वर्ड जब भी लिखे होते हैं, क्या क्या, ऑल, द ओनली, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री लिखी होती है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, नन, नोबडी, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, इन सब के बाद में क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है। ये रूल सबसे ऊपर है। विच का रूल अभी जगह नहीं है, अभी पिछली स्लाइड पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब करवाता हूं। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चंस देखो आप, ऑल, ऑल तो दिमाग ही नहीं लगाना आपने को, ऑल लिखा हुआ है ना, ऑल के बाद दैट आता है, दैट लगा दिया, काम ही नक्की। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वैसे भी सामान की बात हो रही है तो दैट आ गया। द पेन डैश यू स्टोल,
अब देखो बात क्या है, यहां पर बात किसकी हो रही है, पेन की। पेन क्या है, सामान है। हमने बोला था थिंग के लिए विच भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। गौर फरमाना, शब्दों का फर्क है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। थिंग के लिए, सामान के लिए दैट और विच दोनों आ सकते हैं। सामान के लिए दैट और विच दोनों आ सकते हैं, पर विच केवल सामान के लिए आ सकता है और दैट सामान और इंसान दोनों के लिए आ सकता है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी, एकदम सिंपल सी लाइन है। अब पेन के लिए दैट यूज टोल करना है या विच यूज टोल करना है, एक्चुअल में इसके अलग रूल्स होते हैं, लेकिन जो आपका एसएससी का एग्जाम है उसमें दैट और विच की गलती अगर सामान की बात हो रही हो, सामान बोले तो कोई थिंग की बात हो रही हो, तो दैट या विच में से कुछ भी लगा दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वैसे रूल होते हैं। तो यहां पे आप दैट लगाना चाहो या विच लगाना चाहो, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट यू स्टोल या विच यू स्टोल वॉज अ गिफ्ट, ये पूरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ये कॉमे लगाने वाला काम जो है वो तो चलेगा ही चलेगा, वो अलग चीज है, क्योंकि यस दिस इज द बुक। द बुक, बुक मतलब सामान है, तो क्या लगा दें, चाहे तो दैट लगा दो, चाहे तो विच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सामान की बात हो रही है। ठीक है जी। ऑल द वाटर, ऑल, ऑल लगा दिया तो अब वाटर की बात हो रही है, पर मैं विच नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता मैं विच, क्योंकि ऑल आ गया, अगर ऑल आ गया तो मैं विच नहीं लगा सकता। यस, नीचे आओ। अब ये जो है हु और विच का जो फर्क है वो यहां पर देखो, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको क्या बोला कि विच केवल सामान के लिए आता है, विच केवल थिंग के लिए आता है, बोला कि नहीं बोला। अब मैं ही ये बोल रहा हूं कि इस रूल को, जो मैंने आपको 5 मिनट पहले एक रूल सिखाया है, इस रूल की भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भी, ध्यान से देखें। विच जो है, ध्यान से सुने, जब भी झुंड में से या फिर दो में से एक को चुनना हो, एक का चुनाव करना हो, तो विच लगाते हैं। क्या बोला मैंने आपको 2 ही मिनट पहले एक रूल पढ़ाया कि विच कभी भी इंसान के लिए नहीं आता। अब मैं बोल रहा हूं कि हु की जगह विच आएगा। कुछ एक स्पेशल केस है, एक एक्सेप्शन है, ऐसे समझ लो। ये एक्सेप्शन क्या बोलती है, ये एक्सेप्शन बोलती है कि जब भी झुंड में से या दो में से, अब ये दो में से चुनना आसान होता है, झुंड में से भी आसान होता है, लेकिन आपको दोनों में फर्क पता होना चाहिए। जो दो में से वाला है उसका रूल हम एक आर्टिकल्स के अंदर भी करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये रूल बता रहा हूं जो विच का रूल है, इसको और डिटेल में हम आर्टिकल्स के चैप्टर में और एडजेक्टिव के चैप्टर में, दोनों में ही और ज्यादा पढ़ेंगे। सेम रूल को दोबारा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये वहां पर भी यही रूल काम आता है। तो ध्यान से सुने, क्या बोला मैंने, झुंड में से और दो में से या फिर दो में से एक को चुनना हो किसी को, तो हम हु की जगह विच लगाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये देखो, डैश इज योर फादर इन द क्राउड। क्राउड का मतलब होता है जी भीड़। क्या मतलब होता है क्राउड का, भीड़। तो आप इस सेंटेंस में, अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस का भावार्थ क्या है, कहना क्या चाह रहा है बंदा, तो आपको पता चलेगा ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि इस भीड़ में तुम्हारे पापा कौन से हैं। मान लो भीड़ खड़ी है, 10-15 लोग खड़े हैं, तुम्हारे पापा कौन से हैं, तुम क्या बोलोगे, अरे वो वाले मेरे पापा हैं। कोई ब्लू टी शर्ट पहन रखी है या ग्रीन टी शर्ट पहन रखी है या शर्ट पहन रखी है, जो भी तुम ऐसे बोलोगे वो मेरे पापा हैं, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तुमने क्या किया है, तुमने झुंड में से एक बंदे को चुना है कि नहीं चुना। क्राउड भीड़ थी, भीड़ में से एक बंदे को चुना, वो रे मेरे पापा, या वो बंदा है, वो राम है, वो श्याम है। तो जब भी तुम ऐसे कोई चुनाव कर रहे हो तो तुम क्वेश्चन में चुनाव करने की बात कर रहे हो कि नहीं, झुंड में से एक। तो झुंड में से एक करोगे तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए, यहां पर तुम हु लगा दो तो बात बन जाए। कॉमन सेंस लॉजिक क्या कहता है, हु इज योर फादर इन द क्राउड, कौन है भाई पापा, ठीक है। लेकिन हु नहीं आएगा, क्या आएगा, विच आएगा। ये मैंने आपको अभी अभी सिखाया है कि जब भी झुंड में से एक को चुनना होता है तो हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं हु की जगह।
हु की जगह दैट कब आता है उसका रूल ये है, ये सब लिखा होता है तो हु की जगह दैट आ जाता है इंसानों के लिए। क्या सब लिखा हुआ है, ऑल द ओनली लिटल फ्यू सुपरलेटिव डिग्री और इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये हु की जगह दैट कब आता है, हु की जगह विच कब आता है, ये हम देखेंगे झुंड में से एक या दो में से एक के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, डैश इज द स्मार्टर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। भावार्थ क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स में से ज्यादा स्मार्ट कौन सा है, यही तो बोलना चाह रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट्स में से ज्यादा स्मार्ट कौन सा है, द टू स्टूडेंट्स स्मार्टर। तो दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो एक दो चीजें होती है, ध्यान से सुनना। मान लो, मान लो कि ये भी एक पेन है और ये भी एक पेन है, दोनों पेन है, मान लो एग्जांपल है ना। तो अगर ये दोनों पेन है तो मैं अगर पूछूं कि दोनों में से लॉन्गर पेन, लंबा पेन कौन सा है, तो एक तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि इन दोनों में से लंबा कौन सा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन दोनों में से लंबा कौन सा है, तो उसका उत्तर आप कैसे दोगे कि ये वाला जो है, ये वाला लंबा पेन है। आपने ये वाला बोलने के लिए चुनाव किया कि नहीं किया, आपने दोनों में से एक का चुनाव कर लिया ना, तो दो में से एक को चुन लिया। या फिर आप इसको सीधा सीधा ऐसे बोल दो कि ये वाला पेन इस वाले पेन से लंबा है, तो इसमें कोई चुनाव नहीं हुआ। लेकिन जब आप पूछते हो कौन सा लंबा है, तो दोनों में से एक को आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि जी ये वाला लंबा है। तो ये चुनाव जो किया आपने दो में से एक के लिए, इस चुनाव की वजह से यहां पर आना तो हु चाहिए था। हु इज द स्मार्टर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों बच्चों में से ज्यादा स्मार्ट कौन है, पर हु नहीं आएगा, क्या आएगा, विच आएगा। क्यों, क्योंकि दो में से एक का चुनाव हो रहा है। और ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया, यही कारण है इस द का। एक्चुअल में द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बोले तो थर्ड डिग्री जो होती है उसके आगे लगता है, द बेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन जब दो में से एक का चुनाव करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री, दूसरी डिग्री के आगे भी द लगता है। ये हम आर्टिकल के रूल में दोबारा पढ़ेंगे, एक बार के लिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ये बोलने के लिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब भी दो में से एक का चुनाव हो, अगर आप F को देखोगे तो दो में से एक का चुनाव हो रहा है, अगर आप E को देखोगे तो झुंड में से एक का चुनाव हो रहा है। जब भी ऐसे चुनाव हो रहा हो तो प्रश्न में विच लगाना है, हु नहीं लगाना। इंसान है लेकिन फिर भी हम विच लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दो में से या झुंड में से एक का चुनाव हो रहा है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको लिख लेनी चाहिए कि हु की जगह दैट कब आएगा, वो आप ये लिख लो, और हु की जगह विच कब आएगा वो आप वो लिख लो कि जब भी झुंड में से या दो में से एक का चुनाव होगा तो हु की जगह विच आएगा। यस, आगे चलते हैं जी। देखो, ही हैज एवरीथिंग, दिमाग ही नहीं लगाना, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, दैट आ जाएगा। एवरीथिंग के लिए बाद में क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यस, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे आओ, ये कुछ सवाल और हैं आपके सामने, 6 सवाल, ये 6 के 6 सवाल कर लो फटाफट से। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कहां पर हु आएगा, कहां पे दैट आएगा और कहां पे विच आएगा। देखो हमने जो ये रूल पढ़ा है, एक सेकंड और बस बात सुनना, हमने जो ये रूल पढ़ा है ये इस चीज का रूल है कि हु की जगह दैट कब लगाना है और हु की जगह विच कब लगाना है। दैट और विच का आपस का कोई झगड़ा नहीं है। दैट का अपना रूल है जी, ये आए तो दैट लगा देना, वो दैट का रूल मानते हैं। और हु की जगह विच कब आएगा, जब झुंड में से या दो में से एक का चुनाव करना हो। बाकी किसी के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन कर लें फिर हम आगे बात करते हैं।
हाँ जी, आप में से कुछ ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लें, ये क्वेश्चंस करें, उसके बाद आगे देखें। देयर इज नथिंग, दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा दैट। नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। द लिटल मनी, दैट, दिमाग ही नहीं लगाना, द लिटल लिखा हुआ है। द फ्यू, बॉयज के लिए हु आना चाहिए, भाई लड़कों की बात हो रही है ना, लड़कों के लिए क्या आएगा, हु आना चाहिए, पर आएगा नहीं, क्यों, द फ्यू लिखा हुआ है इसलिए दैट लगा दिया। समझो रूल को। दी ओनली, पर्सन के लिए हु आना चाहिए, पर्सन इंसान है कि नहीं है, पर नहीं, क्यों, द ओनली लिखा हुआ है, पर्सन के लिए क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। नन, नन भी इंसान है लेकिन क्या आएगा, दैट आएगा। वेरी वेरी इजी है। द ओनली, स्टूडेंट इंसान होता है लेकिन फिर भी क्या आएगा, दैट आएगा। मोस्ट इंटेलिजेंट, आना क्या चाहिए, हु, आएगा क्या, दैट। सब में दैट आएगा। दैट वाले रूल के सारे सारे क्वेश्चन सवाल सामने सामने लिखे हुए हैं कि नथिंग है, द लिटल है, फ्यू है, द ओनली है, नन है, द ओनली है, और सुपरलेटिव तीसरी डिग्री है। जब भी ये सब लिखे हुए आएंगे, ये ध्यान रखना, इनके बाद में हमेशा, बाद में वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हमेशा दैट आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये हम और ज्यादा, है ना, मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सरसाइज के अंदर भी 20-25 सवाल करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको ये हो जाएगा। रूल नंबर 8 पर आ जाते हैं जी। 4 सवाल आपके सामने, गलती ढूंढें। ये रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, है ना। रिफ्लेक्सिव कौन से, जिसमें सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स लगता है पीछे, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चारों में गलती ढूंढें। गलती तो क्या ही मिली होगी, पर एक बार पढ़ लिए होंगे सेंटेंस आपने, ध्यान से सुनना। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ये वर्ब के बाद में लगते हैं, वर्ब के बाद। कहां पे लगते हैं, वर्ब के बाद लगते हैं। किसके बाद लगते हैं, वर्ब के बाद में लगते हैं। वर्ब के साथ लगते हैं भी कह सकते हो, वर्ब के बाद लगते हैं भी कह सकते हो, बाद भी ठीक है और साथ भी ठीक है। अब पंगा क्या है, अगर आप ए और बी को देखोगे तो दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों में गलती कोई नहीं है। मैंने तो आपको रूल सिखाना था इसलिए 2 लिखे हुए हैं। जरा दोनों ही सेंटेंस को ध्यान से देखो। मैं आपको वो काम करके दिखाता हूं जो स्टार्टिंग में करता होता था। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। वॉज क्या है आपको बताना है, एब्सेंट क्या है और यस्टरडे क्या है। अगर मैं लिखूं तो वॉज यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, एब्सेंट एडजेक्टिव है, और यस्टरडे एडवर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब। यस्टरडे वॉज के लिए आ रहा है और एब्सेंट हिज के लिए, ही के लिए आ रहा है। भाई जैसे ही वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्यूटीफुल कर लो, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल करते हो तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये टू बी वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव लग सकते हैं, ये हमने पहले बात कर चुके हैं। तो ये एब्सेंट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यस्टरडे जो है वो एडवर्ब है। कब हुआ ये कब था, एब्सेंट कब था, तो पूरे वाक्य की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या वो था जो है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यस्टरडे दे रहा है, इसलिए वो एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे नीचे आओ, ही क्या है, प्रोनाउन है। एब्सेंटेड V2, मेन वर्ब V2। हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यस्टरडे हमारा एडवर्ब है। क्या आपको ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में कोई फर्क नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो? क्या आपको यह नजर आ रहा है कि ऊपर एब्सेंट जो है वो एक एडजेक्टिव था, ऊपर एब्सेंट जो है वो एक एडजेक्टिव था, लेकिन नीचे एब्सेंटेड जो वर्ड है वो क्या हो गया, मेन वर्ब बन गई। एब्सेंट एक वर्ब भी होती है और एब्सेंट एक एडजेक्टिव भी होता है, दोनों ही चीजें होती है। एब्सेंट होना एक काम भी हो गया और एब्सेंट होना उसके बारे में अधिक जानकारी भी है। तो एडजेक्टिव के साथ हमने हिमसेल्फ नहीं लगाया, लेकिन वर्ब के साथ, एब्सेंटेड जब वर्ब आ गई तब हमने हिमसेल्फ लगाया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब्स के साथ में लगते हैं, एडजेक्टिव्स के साथ में नहीं लगते। ये गलती आपको कभी आगे मिल सकती है। दूसरा देखें, इंजॉय जो शब्द है ये एक स्पेशल शब्द है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। इंजॉय को
ऑब्जेक्ट चाहिए। एंजॉय को क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? एंजॉय को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वो काम किसके साथ हुआ ये चाहिए। किसने एंजॉय किया ये तो बताना ही पड़ेगा, पर किसको एंजॉय किया ये भी बताना पड़ेगा। अगर मैंने पढ़ाने को एंजॉय किया, क्लास को एंजॉय किया, सैंडविच को एंजॉय किया, मूवी को एंजॉय किया, दिन को एंजॉय किया, कंपनी को एंजॉय किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बता रहे हो कि किसको एंजॉय किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो। लेकिन अगर आप ये नहीं बता सकते किसको एंजॉय किया तो फिर आप खुद को एंजॉय करोगे। खुद से मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। देखो सेल्फ का मतलब खुद होता है कि नहीं होता? खुद ही होता है सेल्फ का मतलब। तो अगर एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, एंजॉय को ऑब्जेक्ट चाहिए और नहीं मिले तो क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। क्या मतलब? सी और डी को देखो, दे एंजॉयड लास्ट नाइट, डी देखो वी एंजॉयड द मूवी वेरी मच। अगर मैं डी में तुमसे पूछूं कि बात किसकी हो रही है तो वी की हो रही है। सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? एंजॉयड। किसको एंजॉय किया? मूवी को। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो एंजॉय। किसको एंजॉय किया पता है ना? मूवी को एंजॉय किया, करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं पूछूं बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट दे, वर्ब क्या है? एंजॉयड। किसको एंजॉय किया? पता ही नहीं। अगर पता नहीं किसको एंजॉय किया तो यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने खुद को एंजॉय किया। ये गलत हो जाएगा। दे एंजॉयड देमसेल्व्स लास्ट नाइट। अब दे का देमसेल्व्स बनाना पड़ेगा। ये आपको टेबल याद आ रही होगी। आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्व्स, प्लूरल में LVES आ जाता है। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। यू का योर सेल्फ प्लूरल है तो योर सेल्व्स, और ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, और दे का देमसेल्व्स। ये देमसेल्व्स आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंजॉय को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। किसको एंजॉय किया? अगर पता है किसको एंजॉय किया, मूवी को किया, सैंडविच को किया, कंपनी को किया, जो भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पता नहीं किसको एंजॉय किया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ तो पता चलेगा कि तुमने खुद को एंजॉय किया। यस, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। ये लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप चाहें। और अब ये सवाल करें। 6 सवाल हैं आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गलती ढूंढने की कोशिश करें, पूरा दिमाग लगाएं। मेरे को उम्मीद कम है कि आप में से ज्यादातर लोगों को गलतियां मिलेगी, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं, जल्दी, कम टाइम दे रहा हूं। अगर फिर भी आप कोशिश करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। यस, देखो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। क्या क्या स्पेशल वर्ड्स हैं जरा गौर फरमाना। अवेल, अडैप्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, एक्सर्ट, एक्वेट, रिकंसाइल। ये कौन से स्पेशल वर्ड्स हैं? देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल जो है वो बड़ा ही पेचीदा रूल है। आप बता ही नहीं पाओगे किसके आगे लगेंगे, किसके आगे नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए ये कुछ वर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है तो 50% चांस है कि अवेल से क्वेश्चन आता है। 50%, आधे से ज्यादा क्वेश्चन, चाहे बैंक का पेपर हो चाहे SSC का पेपर हो, अवेल के होते हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन। एक ही वर्ड फिक्स है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है।
लेकिन नीचे वाले कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं जो अक्सर देखने को मिले हैं। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, इनके साथ लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर लगा हुआ है, जैसे माई सेल्फ तो ये ठीक है, योर सेल्फ तो ये ठीक है, देमसेल्फ तो ये ठीक है। जहां पर लगा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सारे सेंटेंस ठीक है, और जहां पर नहीं लगा हुआ है वहां पर हमें लगाना पड़ेगा। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ यहां पर आना चाहिए। इनका मीनिंग मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सीखने को आसानी हो। अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना। अवेल का एक और क्वेश्चन बनता है ऑफ। ये ऑफ जो है ये अवेल का साथी है। जब हम प्रेपोजिशंस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे किसके साथ क्या प्रेपोजिशंस आते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके पेपर के अंदर। 3, 4, 5 नंबर का सवाल सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन से आ जाता है कभी कभी। तो अवेल के साथ सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगता है, और अवेल के साथ प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, है ना, पूरा फायदा उठाना। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब तुम्हें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। अडैप्ट वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। अडैप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज के अनुकूल ढालना, एडजस्ट करना। क्या मतलब होता है अडैप्ट का? एडजस्ट करना, अनुकूल ढालने को अडैप्ट बोलते हैं। ही अडैप्टेड, यहां पर क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि अडैप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड, अब इंट्रोड्यूस्ड में थोड़ा सा घपला है। अगर आप मेरे को इंट्रोड्यूस करते हो, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम या ही इंट्रोड्यूस्ड मी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोड्यूस भी कैसा है? इंट्रोड्यूस भी इंजॉय के जैसा है। तो इंजॉय के साथ साथ आप यहां पर इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। इंट्रोड्यूस मैंने जान करके यहां पर नहीं बताया ताकि आपको सीखने में आसानी हो। एक वर्ड आपने सीख लिया ना इंजॉय के साथ कैसा है, वैसा ही इंट्रोड्यूस के साथ है। अगर इंट्रोड्यूस किसी को करोगे, आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, यू इंट्रोड्यूस्ड मी एज रोहित, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी और XYZ बंदे को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने का मतलब बताना कि ये कौन है जी, ये है, ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो आप फिर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अब यहां पे ही इंट्रोड्यूस्ड हिम और ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ दो अलग अलग मीनिंग निकल जाएंगे। जैसे मैं दो लोगों को जानता हूं, राम और श्याम है। मान लो श्याम जो है वो नवाब ऑफ पटियाला है, तो एक तो मैं बोलता हूं राम के बारे में कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, राम ने इंट्रोड्यूस किया श्याम को, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, तो वो ही और हिम सेम लोग नहीं है। और एक मैं बोलूं ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, श्याम खुद ही बोल रहा है कि मैं नवाब ऑफ पटियाला हूं, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज नवाब ऑफ पटियाला। तो इंट्रोड्यूस और एंजॉय सेम से वर्ड हैं जिनके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। प्राइड मतलब अपने आप के बारे में क्या बोलते हैं? घमंड नहीं बोलेंगे, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। प्राइड बोलते हैं गर्व होना, गर्व होने को प्राइड बोलते हैं। आई प्राइड माई सेल्फ, है ना, ये आप समझ गए। एक्सर्ट मतलब दबाव डालना, जोर डालना। यू शुड नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है निर्दोष करार कर देना। एक्विट, एब्सॉल्व भी बोलते हैं इसको, है ना, एक्विट एब्सॉल्व। और भी वर्ड्स होते हैं, ज्यादा नहीं करवाना चाहता, वो क्या आपकी क्लास बन जाएगी। एक्विट या एब्सॉल्व। एक एक्सोनरेट और लिख लो, बस एक और लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोनरेट, एक्विट, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, ये तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बाइज्जत, बरी करना, माफी करना, दोष मुक्त होना। तो दोष मत मतलब इन्होंने गलती नहीं की, इन्होंने कोई इल्जाम नहीं है, इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। दे एक्विटेड, एक्विट के लिए भी सेम लॉजिक है, देमसेल्व्स हमें लगाना पड़ेगा। ही रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड अडैप्ट जैसा सा वर्ड है। अडैप्ट में एडजस्ट करते हैं, फिजिकली थोड़ा ज्यादा मतलब निकलता है अडैप्ट का, लेकिन रिकंसिलिएशन मेंटल लेवल पर विचारों के मतभेद के लिए वगैरह के लिए यूज करते हैं कि आपने सामने वाले के हिसाब से सामने वाले और अपने वाले की विचारों को मिलाकर कुछ एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ आ जाएगा यहां पर कि आपने रिकंसाइल कर लिया है। रिकंसाइल वर्ड के साथ भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कॉपी में अवेल, अडैप्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, एक्सर्ट, एक्विट और रिकंसाइल ये वर्ड्स लिख लेने चाहिए, और ये लिख लेना चाहिए कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। यस, कुछ और सवाल है आपके सामने?
6 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको जरा देखें। इनमें से किसके साथ रिफ्लेक्सिव आएगा और किसके साथ नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाएं। आप में से काफी लोगों ने कर लिया होगा। देखो बहुत ही सिंपल सा रूल है ये, अगर आप ये ध्यान दोगे, ये देखो एक ही रूल के ना बहुत सारे हिस्से हैं। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी मैं आपको रूल नंबर 8 में बता रहा हूं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि वो वर्ब्स के साथ लगते हैं, फिर मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है, ये सारे वर्ड्स के साथ लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके साथ नहीं लगते, तो टर्न हो गया, हाइड हो गया, ये हाइड की सेकेंड फॉर्म है, रेस्ट हो गया, क्वालिफाई हो गया, बेद हो गया और मूव हो गया। बेसिकली कभी भी फिजिकल मूवमेंट्स की बात आए, किसकी, फिजिकल मूवमेंट की बात होती है। फिजिकल मूवमेंट के मतलब क्या है कि मैं राइट साइड अभी मुड़ा या मैंने अपने आप को खुद को मोड़ा, खुद बोलो, मैं ऐसे खड़ा था और मैं ऐसे हो गया, तो मैं राइट साइड मुड़ा या मैंने खुद को मोड़ा, मैं मुड़ा भाई, खुद को मोड़ा क्या होता है, मुड़ा ही होता है। तो अब क्या हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट है, मैं नहाता हूं या खुद को नहलाता हूं। और भाई खुद को नहलाने का क्या लॉजिक है, आप नहाते हो, वैसे ही आप क्वालिफाई करते हो या खुद को क्वालिफाई करते हो, आप सीधा क्वालिफाई कर जाते हो। आप छुपते हो कि खुद को छुपाते हो, खुद को नहीं छुपाओगे, आप छुपोगे। तो ये जो खुद वर्ड है ये एक्स्ट्रा भी लग जाता है जो हमें नहीं लगाना है। तो दे टर्न टूवर्ड्स द लाइट, वो लाइट की तरफ मुड़ गए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे उन्होंने खुद को मोड़ लिया, अगर खुद को मोड़ लिया बोलना हो तो दे टर्न्ड देमसेल्व्स लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। ही हिड इन द बाथरूम, वो बाथरूम में छुप गया, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि उसने अपने आप को बाथरूम में छुपा लिया, ही हिड हिमसेल्फ, नहीं, हिड के साथ नहीं आएगा, ये सही है। ही रेस्टेड इन द गार्डन, तुम आराम करते हो कि अपने आप को आराम करवाते हो, खुद को आराम नहीं करवाते ना, तुम आराम करते हो, क्योंकि खुद करते मतलब अपने आप से करते हो, खुद लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह भी सही है। ही रेस्टेड इन द गार्डन, ना कि ही रेस्टेड हिमसेल्फ। क्वालिफाई, तुम क्वालिफाई करते हो, खुद को करवाते नहीं, इसलिए ये हिमसेल्फ भी नहीं आएगा। ही हैज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, क्वालिफाई के साथ सीधा ही आ जाएगा, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। बेद, देखो बाथ और बेद में फर्क होता है, बाथ नाउन होता है और बेद वर्ब होती है। ये जो बात है इसको टेकना पड़ता है, टेक, टेक ए बात होता है ना, आई हैव टू टेक अ बात, टेक अ बात में बात नाउन है और टेक मतलब करना, तो बात करना हो, आपको नहाना हो तो टेक अ बात बोल सकते हो, नहीं तो आप सीधा वर्ब ही बोलनी है तो बेद बोल दो। ये बात बोला जाता है, ये बेद बोला जाता है, तो बेद जो है वो वर्ब है, बेद, बेद्ड, बेद्ड, तो बेद्ड क्या है, ये वर्ब हो जाएगी, लेकिन ही बेद्ड के साथ कुछ भी नहीं आएगा। आप नहाओगे, खुद को नहलाओगे नहीं, यस। वैसी पीपल मूव, आप मूव, आप चलते हो कि खुद को चलाते हो, भाई चलते हो चलाते हो क्या होता है, तो ये भी देमसेल्व्स नहीं आएगा, द पीपल मूव्ड टू द पार्क आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो आप ये सिंपल वर्ड्स देख सकते हैं। टर्न, हाइड, हाइड का हिड है, हाइड मतलब छुपना होता है, इसका सेकंड फॉर्म हिड है। रेस्ट, क्वालिफाई, बेद और मूव, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। एक हिस्सा और है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का, ये सारे सेंटेंस भी देखें, एक बार पढ़ लो, ज्यादा तो समझ में नहीं आएगा गलती, पर एक बार पढ़ लो। आई होप आपने ये सवाल पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, पहले एक बार देखें और उसके बाद मेरे को सुने, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये मिक्स से सवाल हैं थोड़े से, है ना।
देखो पहला देखो, माई सेल्फ रघु द एक्स आरबीआई गवर्नर। माई सेल्फ रघु, तो आपने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लो, माई नेम इज, चाहे ऐसे लिख लो आई एम। बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोले, इंट्रोड्यूस के साथ हमने देखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, लेकिन अगर कोई इंट्रोड्यूस बोले आपको तो आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना। दूसरे वाला अगर आप देखोगे तो दूसरे वाला बहुत इजी है, हम पहले ही कर चुके हैं कि जैसे ही, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ, वैसे ही वन, वंस, याद करो, वन सेल्फ। ये मैंने आपको पहले ही पूरा रूल करवा दिया है। ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल था, तो मैंने यहां पे एक बार दोबारा करवा दिया कि वन के लिए अकेला वन है ना, वो हमने वहां पे बात की थी कि वन ऑफ द होते तो अलग केस है, पर यहां पे वन ऑफ द नहीं है, अकेला वन है। अगर वन है तो वन के लिए वन सेल्फ आएगा। तीसरा देखो, तीसरे में लिखा हुआ है आई माई सेल्फ। ये जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही होते हैं, नाम पे मत जाना। बेसिकली आप क्या बोलना चाह रहे हो इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं खुद वायलेंस को, हिंसा को पसंद नहीं करता, मैं खुद हिंसा पसंद नहीं करता। तो मैं खुद बोलकर आप दबाव डालना चाह रहे हो, गहराई देना चाह रहे हो अपनी बात पे। तो आप चाहे तो आई माई सेल्फ बोलो, चाहे तो यू योर सेल्फ बोलो, चाहे तो ही हिमसेल्फ बोलो। ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव का एम्फेटिक यूजेज है, एम्फेटिक प्रोनाउंस के यूजेज हैं, और ये अलाउड है, ये एकदम सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई माई सेल्फ होता है, अकेला माई सेल्फ लिखा होता तो वो नहीं होता। यस, आगे आओ। ही विल कंप्लीट द टास्क फॉर माई सेल्फ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। ही हिंदी करना चाहो इसकी, वो टास्क कंप्लीट करेगा माई सेल्फ के लिए नहीं, वो मेरे लिए टास्क कंप्लीट करेगा। आप अगर ये कहना चाहते हो कि वो टास्क कंप्लीट करेगा मेरे लिए, तो मेरे लिए तो यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए ना आपको, तो आप मी लगाओ। फॉर क्या है? फॉर एक, याद करो, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, तो वहां पर क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। कि अगर वो टास्क को कंप्लीट करेगा मेरे लिए तो मी आएगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात क्या है कि अगर वो टास्क को कंप्लीट करेगा खुद के लिए, तुम तुम्हारे लिए पढ़ रहे हो, हमारे को कुछ नहीं मिलना। ऐसे डायलॉग सुने होंगे आपने अपने मम्मी पापा से कि तुम तुम्हारे लिए पढ़ रहे हो। तो तुम तुम्हारे लिए पढ़ रहे हो को इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे? यू आर, ये देखो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, यू आर वर्किंग कह लो चाहे स्टडिंग कर लो, हार्ड फॉर योर सेल्फ। ये सही है कि तुम तुम्हारे लिए पढ़ रहे हो, भाई वो अपने लिए कर रहा है, मैं मेरे लिए कर रहा हूं। अगर खुद के लिए कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, पर अगर किसी और के लिए कर रहे हो तो सिंपल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। क्या रूल हो गया ये कि अगर खुद के लिए कर रहे हो, ध्यान से सुने, अगर मैं मेरे लिए पढ़ा रहा हूं, तुम तुम्हारे लिए पढ़ रहे हो, वो उसके लिए काम कर रहा है, खुद के लिए। तो अगर खुद के लिए कर रहे हो तो क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। यू आर वर्किंग हार्ड फॉर, क्या लिखा हुआ है? योर सेल्फ। ही विल कंप्लीट द टास्क फॉर माई सेल्फ नहीं, क्योंकि ही अगर मी के लिए कर रहा है तो मी आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा। तो काम किसके लिए हो रहा है उसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव आएगा या नहीं आएगा। अगर खुद वर्ड लगा सकते हो तुम हिंदी में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और अगर नहीं लगा सकते तो नहीं आएगा। शी हैज इंजर्ड हरसेल्फ, सेम लॉजिक है। देखो, अगर उसने खुद के चोट लगवा ली, इंजर का मतलब चोट लगना, अगर खुद के चोट लगवा ली तो हरसेल्फ आ जाएगा, और अगर खुद के चोट नहीं लगाई, किसी और के लगाई है, तो शी हैज इंजर्ड हिम या मी या राम, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। बेसिकली आपको यह देखना है कि क्या आप हिंदी में वो सेंटेंस बनाओ
तो खुद का मीनिंग कहीं आएगा क्या? अगर आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा और नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। कुछ वर्ड्स में आपको समझ नहीं आएगा कि आएगा या नहीं आएगा, तो इनमें आपको लगाना है और इनमें आपको नहीं लगाना। यस, मैंने जितना कोशिश हो सका है पूरा डिटेल में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सारा प्रोनाउन सिखाया है। ये क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी एक डिवोशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर, वो एक्सरसाइज को आप पूरा करें, फिर उस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।